हेलो एवरीवन, दिस इज तनु ट्रिप्टान। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट किया, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप सभी बच्चों का। ठीक है, इसी तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी किया, इनकम टैक्स क्या होता है इसके कंपोनेंट को डिस्कस किया। देन थर्ड पार्ट के अंदर हमने ओल्ड रेजिम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जितना वेरी करूं उतना कम है, क्योंकि इसके बिना आप टैक्स लायबिलिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते। देन उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 4, जो कि आज हमारा फोर्थ पार्ट है। क्या है ये? जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम सबसे पहले, फिर टोटल इनकम क्या होता है, रिबेट क्या होता है, सरचार्ज क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, मैक्सिमम मार्जिन रिलीफ क्या है। टोटल 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 इसके अंदर हम 5 से 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो चलो, सिंपल सा टॉपिक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, जैसे कि हमारे जैसे ओल्ड रिजिम को याद करना, न्यू रिजिम को याद करना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है, बट फिर भी मैंने बहुत ट्रिक आपको बताई है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर देना, जो मैंने पीछे पूछा था कि आंसर क्या रहने वाला है 18 लाख के ऊपर, जो सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन है, उसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी, ग्रॉस टोटल, हाँ अभी एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, पहले ये मेरे को समझाना है ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है और फिर टोटल इनकम क्या होता है। आपने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सुना है? सुना होगा, क्योंकि हमने अकाउंट में डिस्कस किया था। ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि जिसमें से भी कुछ चीजें माइनस करनी रहती है। कुछ चीजें मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करना रहता है, तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। कहते हैं नहीं कहते? कुछ प्रॉफिट है, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस, देखो मेरे पास ना ट्रेडिंग अकाउंट होता है नहीं होता, ट्रेडिंग अकाउंट होते नहीं होते, उस ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे कौन सा प्रॉफिट निकल कर आता है? मेरे पास जीपी निकल के आता नहीं आता, और फिर मैं उसको यहाँ पर लेके आती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आया याद या नहीं आया? कहते हैं अच्छा जी। फिर इसमें से जो भी मेरे खर्चे होते हैं सॉरी इनडायरेक्ट जितने भी खर्चे होते हैं उनको माइनस करती हूँ, फिर मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाते हैं। कुछ सेम तरीका बेटे इनकम टैक्स में भी होते हैं। क्या है इनकम टैक्स में? कहते हैं कि आपके पास ना पहले इनकम होती है, ठीक है। अगर मैं उस इनकम में से जो माइनस करना है उसको माइनस कर दूंगी ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगी? टोटल इनकम आ जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? सुनो, क्या माइनस करना नहीं अभी, इसकी अगर माइनस करने से पहले के बारे में बात कर रही हूं तो वो हो जाती है ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि हम पढ़ने वाले हैं 80 बी और सबसेक्शन 5 के अंदर। अगर मैं बात कर रही हूं कि मैंने माइनस कर दिया जो आइटम है, फिर मैं उस इनकम के बारे में बात करूं, उसे टोटल इनकम कहते हैं, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। मैम क्या बात है, क्या चीज है जो मुझे माइनस करनी है? सबसे बड़ी बात है डिडक्शन, जो कि हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम व्हाइल बी कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। ये चैप्टर है अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की। अगर आपको कोई भी डिडक्शन देखी जा रही है, ठीक है, वो आपको माइनस आपने नहीं की है, तो ऐसी इनकम को हम ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे। अगर आपने वो माइनस कर दी है तो उसे हम टोटल इनकम कहेंगे। समझ में आया नहीं आया? कहते अच्छा, फिर हम टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? टैक्स लायबिलिटी हमेशा याद रखना टोटल इनकम पे कैलकुलेट की जाती है। अब जैसे नेट प्रॉफिट ही तो बैलेंस शीट में जाता है, या फिर आप ऐसा करते हो ग्रॉस प्रॉफिट को दिखाते हो? नहीं ना। टोटल जो टैक्स लायबिलिटी होती है, टैक्स की जो परसेंटेज होती है, हमेशा टोटल इनकम पे कैलकुलेट की जाती है। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे मैम ग्रॉस टोटल इनकम हम ये कह सकते हैं, हमारे पास जहां जहां से भी इनकम आ रही है ना, उन सभी इनकम को मैं ऐड कर दूं। हाँ, तो मैम कहाँ कहाँ से आएगी? बेटा आपके पास इनकम में ना, इनकम टैक्स में 5 हेड है, ये कह सकते हैं इनकम टैक्स का पंजा। ठीक है, सबसे पहले आप एक नौकरीदार पर्सन हो, मैं आप सभी को लेके जा रही हूँ। आप लोग यहाँ खड़े हैं, आप एक फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। अच्छा, आपके पास 2 घर थे, ठीक है, एक घर में तो आप खुद रह रहे हैं, आपकी फैमिली रह रही है, दूसरे घर में आपने क्या किया? आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, उस रेंट से इनकम आ रही है। अच्छा, तो उसे बोलेंगे मैम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी, आपकी खुद की हाउस थी, वो प्रॉपर्टी थी, आपने उससे कमाया, उसे हम कहेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम। कहते अच्छा, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी जो मैंने 2000 में खरीदी थी, फॉर एग्जाम्पल 2010 में खरीदी थी, अब 2025 लग गया है, 2010 में खरीदी थी 2 लाख की, आज उसकी वैल्यू होगी 2 करोड़ रुपए।
तो माय गॉड, बीच का जो अमाउंट है मैम ये तो लॉन्ग टर्म गेन हो गया, लंबे टाइम के बाद हमें गेन हो रहा है, तो इसे हम कैपिटल गेन कहेंगे। कैपिटल गेन इन द सेंस जो कि आपकी कैपिटल एसेट्स के ऊपर जनरेट होती है। कहते अच्छा मेरा कोई बिजनेस भी है, साइड बाय साइड बिजनेस में, आप सैलरी पर्सन होने के साथ साथ आपका बिजनेस भी है। किस चीज का बिजनेस करते हो? मैंने कहा मेरी स्टेशनरी का बिजनेस है, मेरी खुद की शॉप है। कहते सिंपल सी बात है, उससे भी इनकम आती होगी? कहते हाँ, तो ये हो जाती है पीजीबीपी इनकम, बिजनेस से पैसा आना पीजीबीपी इनकम कहेगी। कहते अच्छा मैम ये तो 4 ही हेड हुए, एक तो सैलरी हेड हो गया, कहते ठीक है जी, एक पीजी हाउस प्रॉपर्टी हेड हो गया, हाँ जी, एक कैपिटल गेन हो गया, हाँ जी, एक हाउस प्रॉपर्टी हो गया, हाँ जी, आपने तो 5 बोले थे। अरे इनको छोड़ के जो भी इनकम बच गई उसका नाम दे दिया अदर सोर्सेज हेड। ध्यान से सुनो, कौन सी इनकम बच गई है? क्या दिमाग में आ रही है आपके? मैं याद दिलाती हूँ, आपके बैंक का इंटरेस्ट, आपकी डिविडेंड, आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड मिल रहा है, आपको कोई गिफ्ट मिला है 50,000 से ज्यादा है, वो सारी इनकम यहाँ आ जाएगी। तो मतलब कि हर जगह से जहां जहां से इनकम आ रही है ना, उन सबको इकट्ठा कर दो, ठीक है, और वो से हम कहेंगे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल ऑफ ऑल द इनकम, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो सैलरी हेड से, हाउस प्रॉपर्टी से, पीजीबीपी से, कैपिटल गेन या फिर अदर सोर्सेज से। पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनने देखने वाली बात है, बिफोर द डिडक्शन, आपको डिडक्शन नहीं लेने, मींस की इनकम अंडर द ईच हेड इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन परमिसेबल, मींस की आपको डिडक्शंस अभी अलाउड नहीं है, डिडक्शन से पहले की बारे में बात की जा रही है सारी, ठीक है। इनकम अंडर ईच हेड इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन परमिसेबल अंडर दैट हेड। ये आपको लाइन तब समझ में आएगी जब हम हर एक हेड को समझेंगे, ठीक है। अभी समझ में आया, मींस की आपने डिडक्शन अभी माइनस नहीं की है, बिफोर द डिडक्शन है, ठीक है। और इससे पहले की इनकम को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। तो टोटल इनकम मैम उसे कहेंगे जब हम डिडक्शन को माइनस कर देंगे, हाँ जी, टोटल इनकम उसे कहेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में। दैट्स इट। डिडक्शन दैट मींस जब आप क्या करते हो, अमाउंट वो लेस कर देते हो एटीसी से लेकर एटीयू का, ठीक है। और इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, इनकम ऑन विच द टैक्स इज कैलकुलेटेड, इसे ही हम टोटल इनकम कहेंगे। डिफरेंस देखिए फटाफट, क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, डिडक्शन लेने से पहले की इनकम होती है, और ये क्या होता है, आफ्टर द डिडक्शन, इसकी सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया डिडक्शन, तो आपकी टोटल इनकम आती है। अच्छा जी, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे बनती है? पांचों हेड का सम, याद रखना इस बात को। और ये कैसे टोटल इनकम कैसे बनती है? ये तो ग्रॉस टोटल इनकम था, ये टोटल इनकम कैसे बनेगी? इसमें से डिडक्शन सारी माइनस कर दो, तब मेरे पास टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि पांचों हेड की इनकम बनी है मेरी 15 लाख रुपए, ठीक है, मुझे डिडक्शन मिल गई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिटिकल पार्टी को इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, डोनेशन दे रखी थी, तो मैंने 5 लाख रुपए दी थी, तो 5 लाख रुपए माइनस करके मेरी टोटल इनकम 10 लाख रुपए बच गई। अब 10 लाख रुपए के ऊपर मैं टैक्स दूंगी, ठीक है, समझ में आ गया। ये कहीं ना कहीं ये बेस प्रोवाइड कर रहा है टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, टोटल इनकम, ठीक है। सेक्शन याद कर सकते हो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, और ये क्या है 80B5, समझ में आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं? चलो तो नेक्स्ट आ जाते हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या हो गया है? टोटल इनकम बिफोर द डिडक्शन, और सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? बिफोर द डिडक्शन, मींस कि आपने डिडक्शंस नहीं ली है, और टोटल इनकम क्या हो गई है? आपने डिडक्शंस ले ली है, उसके बाद की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, अब मैंने बना लिया है, आई थिंक आप सबने भी कैलकुलेट कर लिया होगा कि टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से दोनों पर्सन का, एक है राम और एक है श्याम, दोनों की टैक्स लायबिलिटी मैंने कैलकुलेट कर ली। कैसे किए फटाफट ओवरव्यू कर देते हैं फटाफट, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ जी मैंने कैसे कैलकुलेट किया। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर पहले जो 4 लाख रुपए के ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, ये बताया था मैंने, और फिर 4 से 8 लाख के ऊपर 5% होता है, फिर 10% होता है, फिर 15 होता है, चार का टेबल काउंट करना बताया था नहीं बताया था? हाँ जी, सबको याद है नहीं याद है? 4 का टेबल यहाँ पे काउंट करना था, यहाँ पे 5 का टेबल काउंट करना था परसेंटेज के लिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आपको कैलकुलेट करना है, सरचार्ज को समझा रही हूँ। सरचार्ज मतलब क्या होता है कि आपको बोला जाता है टैक्स के ऊपर टैक्स देना, समझ नहीं आया? मींस कि
टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अगर आपकी इनकम एक लिमिट को एक्सीड कर देती है तो वो तो एक एग्जम्पशन लेने की भी दौरान होता है ना, उसे हम एग्जम्पशन कहते हैं। अगर उससे बहुत हायर क्लास पर्सन को से ये चार्ज किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा कमाते हैं, जैसे कि इसकी लिमिट दी गई है 50 लाख से लेकर, अगर बच्चे आप जस्ट सेकेंड, हाँ 50 लाख से लेकर अगर आप 1 करोड़ रुपए तक का कमा रहे हो तो ये बोला गया है कि आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है, जैसे इनकी टैक्स लायबिलिटी ये बनती है, इनके ऊपर 10% लगेगा। कहते हैं अच्छा, अगर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के दौरान कमा रहे हैं तो आपके ऊपर 15% क्या लगने वाला है, सरचार्ज लगने वाला है। अगर आप 2 करोड़ से लेकर तीन नहीं 5 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं तो आपके ऊपर 25% लगता है, और 5 करोड़ से अगर आपने अबोव कर दिया तो आपके ऊपर 37% क्या लगता है, सरचार्ज लगता है। मैम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट के समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया। देखो मैंने कहा कि एक पर्सन है राम जिसकी इनकम है 50 लाख रुपए, एक है श्याम जिसकी इनकम है 55 लाख रुपए, जो कि कॉन्सेप्ट को समझाने में आपको हेल्प करने वाले। मैंने दोनों की इनकम कैलकुलेट कर ली न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, ठीक है, आप इसे ओल्ड से भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो पहले 4 लाख के लिए तो कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, तीनों दोनों के लिए नहीं लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी मैंने वैसे वैसे हर एक को 4 लाख का 5%, फिर नेक्स्ट 4 लाख का 10%, नेक्स्ट 4 लाख का 15%, नेक्स्ट 4 लाख का 20%, नेक्स्ट 4 लाख का 25%। फिर ये बोला था कि उन्होंने बोला कि 24 लाख से अगर इनकम एक्सीड करती है तो उसके ऊपर पूरे जो बैलेंस बच जाएगा उसके ऊपर सारे के ऊपर आपको 30% देना पड़ेगा। मेरा बैलेंस 50 लाख रुपए में से 24 लाख यूज हो चुका था, बाकी बचा 26 में, 26 के ऊपर मैंने 30% लगाया तो मेरे निकल कर आया 7,80,000। बट यहाँ पर तो 26 नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहां तक तो 24 लाख रुपए यूज हो गए होंगे, है ना। तो उसके बाद तो इसका तो भाई 55 था, इसका 50 था, तो 55 में से अगर मैं 24 को माइनस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 31 लाख रुपए बनेगा, और 31 के ऊपर मैंने 30% कैलकुलेट करूंगी तो 9,30,000 बनेगा, 30,000 रुपए, ठीक है। मैंने इसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया, मैंने इसकी को भी कैलकुलेट किया। अब आप नजर कर पा रहे हैं इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 10,80,000 रुपए और मिस्टर श्याम की बनती है 12,30,000 रुपए। क्या फर्क नजर आया मैम, इनकम का तो 5 लाख का फर्क है। कहते हाँ जी, और टैक्स लायबिलिटी इतनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, ध्यान से देखो, 12,30,000 है और यहाँ पे 10,80,000 है, सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आएगा, यहाँ से 2 5 1.5 लाख रुपए ज्यादा पे करनी पड़ रही है। कह रहे कमा 5 लाख रुपए रहा हूं, उस 5 लाख की वजह से मेरे को 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आया, समझ में आया। कहते अच्छा, अब सरचार्ज ये बोलता है कि जो भी पर्सन रिचेस्ट पर्सन होंगे, रिचेस्ट क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा, उनकी इनकम के ऊपर नहीं, जो भी उनका टैक्स बनकर आया होगा ऊपर से, ठीक है, जो भी टैक्स ऊपर से बनकर आया होगा वो हमें देखना है, और वो देखने के बाद इस टैक्स के ऊपर मैंने देखा कि हाँ जी मैं लाई किसमें करती हूँ, मैंने कहा मेरी इनकम कितनी है, 55 लाख रुपए है, तो मैं इसकी मेरी 50 से एक्सीड कर जाती है, और जैसे ही मेरी 50 से एक्सीड करेगी, सिंपल सी बात है, मेरे ऊपर सरचार्ज की अमाउंट कितना लगेगा, 10% लगेगा, नहीं लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, जो मेरी टैक्स लायबिलिटी आई है उसके ऊपर लगेगा। अब मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 12,30,000 रुपए, कहते हाँ जी है, इसके ऊपर 10% लगाओ तो बनेगा 1,23,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल लायबिलिटी कितनी बनेगी, 3 5 3 1 13,53,000। ओ माय गॉड, दैट मींस ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी मेरी कितनी बढ़ गई है, मेरी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी 2,73,000 रुपए बढ़ गई है, किसके कारण, बस 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने के कारण। क्या मैम इसके ऊपर 50 लाख रुपए वाले के ऊपर नहीं लगेगा सरचार्ज, नहीं लगेगा, क्योंकि सरचार्ज की लिमिट ही बेटे हुए बात कहती है कि अगर आप 50 लाख से ज्यादा कमाएंगे ना तब आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज सरचार्ज नहीं लगेगा। इससे कम कमा रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही प्रोसेस में आएगा। अगर इससे ज्यादा कमाया तो सरचार्ज का कंसेप्ट उन्हीं और केवल इंडिविजुअल के लिए है। ये कोई फर्म कंपनी नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर पता है तुम्हें, फर्म होगी, कंपनी होगी, फॉरेन कंपनी होगी, उनके ऊपर फ्लैट, चाहे उनकी इनकम चाहे कितनी भी हो, चाहे 4 लाख हो, 5 लाख हो, 10 करोड़ हो, कितनी भी हो,
उनके ऊपर फ्लैट रेट रखती है, ऐसे स्लैब नहीं होती 5%, 10%, 20%, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके ऊपर से धड़ल्ले से 40% लगता है, किसी के ऊपर 20% लगता है, किसी के ऊपर 15% लगता है, बिल्कुल फ्लैट लगता है। समझ में आया? समझ में आया सरचार्ज क्या होता है? चलो आओ यहाँ पर पॉइंट पर कि सरचार्ज क्या है। सरचार्ज क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स ऑन द इनकम टैक्स अमाउंट। किसके ऊपर लगना है ये इंपॉर्टेंट है, कभी आप टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट करके दिखा दो, नहीं, इनकम टैक्स के ऊपर लगता है, जो भी आपने टैक्स कैलकुलेट किया है उसी के ऊपर लगेगा, और डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर, किस कैटेगरी में लाई करते हो। आप ग्रीन में हो मीन्स कि आप थोड़ा सा कम पे करना पड़ेगा, येलो में दैट मीन्स आपको थोड़ा सा और ज्यादा पे करना पड़ेगा, ब्लू लाइन थोड़ी सी और आ जाती है, और रेड लाइन दैट मीन्स हैवी जोन हो जाएगा, इससे ज्यादा टैक्स नहीं लगता, 37% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, मीन्स कि 5 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके ऊपर आपकी 37% लगेगा। समझ में आया? ये क्यों लगाया, किसके ऊपर लगाया जाता है? जो भी हायर इनकम पर अर्नर पर्सन होते हैं ना, उनके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, कि इस पैसे को हम यूज कर सके। ये देखो स्लैब रेट मैंने इसको बायफॉरगेट भी कर दिया, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके। अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का मतलब होता है बच्चे कि आप ये ना, पहली बात तो ये देखो सब पे लगता है, ऊपर वाला क्या था कि इंडिविजुअल पे लगता था, कहते हाँ जी, और एक क्राइटेरिया बोला था कि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से 5 करोड़ से ज्यादा है। ये कहते हैं कि इनकी में ये हेल्थ एजुकेशन से कहता है कि आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो, हमें मैटर नहीं करता, इनकम टैक्स कह रहा है कि हमें मैटर नहीं करता, ये पैसा ना हम तुमसे लेंगे और इस पैसे को हम उसी जगह पे यूज करेंगे जो ये नाम लिखा है, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए, क्योंकि सेस का मतलब होता है कि जिस पर्पज के लिए हमने चीजें ली है ना, उसी पर्पज के लिए मैं चीजों को यूज करूँ, ठीक है। तो ये एक छोटी सी परसेंटेज है, 4% आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, और ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है सरचार्ज के बाद। अगर सरचार्ज नहीं अप्लाई हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, सीधा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट की है या नहीं किया। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, पांचों हेड का सम होता है। फिर अगर मेरे पास डिडक्शंस आ जाती है, उसको मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल इनकम आती है नहीं आती है? क्या मैंने किया है नहीं किया? कहते हैं हाँ जी। टोटल इनकम के आने के बाद में मेरी जो रेट होती है, स्लैब रेट होती है, चाहे मैं न्यू रिजिम लगाऊं या फिर मैं ओल्ड रिजिम लगाऊं, ठीक है, उनको लगाती हूँ नहीं लगाती हूँ, ठीक है। स्लैब रेट इंडिविजुअल के लिए, फ्लैट रेट 30%, 40%, 20%, किसके लिए? फर्म के लिए 30% है, कंपनीज के लिए जो फॉरेन कंपनी 40% है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अभी रिबेट मैंने समझाई नहीं है, ठीक है। देन मैंने क्या समझाया, सरचार्ज लगता है अगर आपकी इनकम एक क्राइटेरिया से अबोव होती है तो, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसके बाद में लगता है। फिर हम ये कहेंगे कि मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी ये बनती है, ठीक है। अभी तक मेरे कौन से टॉपिक रहते हैं, मेरे पास ये वाला रहता है अभी समझाना आपको, और ये वाले दो, ये 2 पॉइंट रहते हैं, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। समझ में आगे नहीं आगे? अच्छा, जो रेट के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, जो स्पेशल रेट होती है, एक तो सिंपल रेट जो जर्नल जो हमने पढ़ लिए 5, 10, 20, 30, जो नॉर्मल स्लैब रेट थी। अगर आप ओल्ड रिजिम को यूज कर रहे हैं तो आपको स्लैब रेट यूज करनी पड़ेगी, अगर आप न्यू रिजिम को यूज कर रहे हैं तो आपको ये जो मैंने अभी आपको पीडीएफ में भी दिखाया था अभी, ये वाला स्लैब रेट यूज करना, या फिर आप सीधा रिजिम यूज कर रहे हो, ठीक है। ये तो हो गया जनरल रूल जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। स्पेशल रूल का मतलब होता है जो कि फ्लैट रेट होती है, कि कहते हैं कि उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती, उसमें कोई छूट नहीं होती। जैसे कि आप कोई गेमिंग कर रहे हो, पजल खेल रहे हो, ठीक है, जो भी कैजुअल आपकी इनकम होती है, जो आपको थोड़ी कम मेहनत करके आप उसको कमा रहे हो, ठीक है, गेम खेलने के बाद के दौरान कमा रहे हो, तो ऐसे इनकम के ऊपर डायरेक्ट आपका 30% लगता है, जिसे हम कैजुअल इनकम बोलते हैं। कहाँ गया? अच्छा, कैजुअल इनकम बोलते हैं जैसे कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो, ठीक है, उनसे आपका 30% आपका टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है। और ये आपका वैसे कैपिटल गेन हेड के अंदर डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बस आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्या चीजें। इनके ऊपर फ्लैट रेट है 12.5%, 20%, 20% और अदर, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। हाँ, जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना आगे डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, जो मैं चैप्टर के साथ आपको बता रही हूँ, आप नोट आउट भी कर सकते हैं कि ये पॉइंट हम वहां करेंगे, ठीक है, आप मुझे रिकॉल भी करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारी कंपनीज के रिगार्डिंग। ये हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक? हमने बात की ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, राइट,
हमने टोटल इनकम को डिस्कस किया, राइट। देन उसके बाद मैंने सरचार्ज को बात की कि वो उसके ऊपर लिखते हैं जिसकी इनकम बहुत हायर क्लास में होती है, ठीक है। देन मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किया कि ये जो सबके ऊपर लगता है 4%। अब मैं बात कर रही हूँ जो भी हमारे पास जो डोमेस्टिक कंपनी होती है ना बच्चे, और फॉरेन कंपनी होती है, ठीक है। इसका ना ये आपको लर्न करने वाला पॉइंट है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, ठीक है। इतना नहीं आता है, बट हाँ 4 नंबर में 2023 में आया था क्वेश्चन, तो आप इसको देख सकते हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी होती है हमारी इंडिया की कंपनी, और फॉरेन कंपनी होती है कि जो हमारी इंडिया की नहीं होती, बट वो बाहर हमारी कंपनी को छोड़ के, इंडिया की कंपनी को छोड़कर जितनी भी अदर कंट्रीज की कंपनी होती है उन्हें बोला जाता है। अब ये जो कंपनियां इनकम अर्न करेगी उनके बारे में बात की जा रही है, उनकी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। अगर मेरे पास जो डोमेस्टिक कंपनी है तो वो कहते हैं कि नॉर्मल बेस में देखा जाए, कहते 30% है। कह रहे भाई कंपनी करने में भी 30% टैक्स लग रहा है। तो मोस्ट ऑफ के पर्सन ने क्या कहा कि ये बहुत बड़ी रेट है, प्लीज आप हमें इसमें डिडक्शन दे दीजिए, प्लीज आप इसमें कुछ छूट कर दीजिए, जो 30% है तो इसके कम कर दीजिएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ, बट आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। कहते बोलो तो सही कंडीशन क्या है, पर 30% टैक्स कैसे देंगे हम। कहते कंडीशन ये है, पहली बात तो आपका जो टर्नओवर है ना 40 करोड़ से 400 करोड़ से अगर कम हुआ ना, तो आपका रेट जो है 25% बन जाएगा। कि ये हर तरह की कंपनी में। कहते नहीं नहीं सुनो, पहले मेरी बात पूरी सुनो, मेरी बात सुनो, पहले पूरी सुनो। कह रहे नॉर्मल कंपनी का रेट वैसे 30% है, अगर आपका जो टर्नओवर है ना 400 करोड़ से कम हुआ तो 25% होगा। नॉर्मल कंपनी नॉर्मली जो हम कर रहे हैं। कहते अच्छा क्या 25% से भी कम जा सकते। कहते हाँ जी जा सकती है, पर उसके लिए भी कंडीशन है। कहते बोलो तो सही, कम करने से मतलब है हम वो कंपनी कर लेंगे। कहते अच्छा, तो इसके लिए स्पेशल ऑप्शन आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे। 3 ऑप्शन है अंडर सेक्शन 115, 115, 115, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप उसको लर्न कर सकते हो। 115 बी ए कहता है कि भाई 25% अप्लाई होगा अगर कोई आपकी न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कहते अच्छा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। कहते अच्छा 115 बी डबल ए क्या कह रही है 22% लगेगा। किसके लिए कह रहे हैं कि 22% आप ले सकते हो, जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम है, इतनी सारी स्लैब रेट बनाई हुई है, कितना फायदा दे रही है। 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, 24 लाख तक आप 30% देंगे। और नॉर्मल ओल्ड रिजीम में क्या था कि 10 लाख से ऊपर होती 30% पे देना है। बट ओल्ड रिजीम में क्या नुकसान था कि आपको डिडक्शंस एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। तो सेम तरीका यहां पर भी है। अंडर सेक्शन 115 बी डबल ए क्या कह रहा है कि 22% आपको टैक्स रेट लगेगी, परंतु आपको किसी भी तरह की डिडक्शंस आपने नहीं ली होनी चाहिए। कोई भी डिडक्शंस नहीं लेनी होनी चाहिए आपको, मतलब आपको आपने कोई भी एग्जम्पशन कोई भी डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं है। अगर आपने ले रखी है तो 22% में आप आएंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा अंडर सेक्शन ये तो मैम ये हमें 15% नजर आ रहे हैं। कहते हैं हाँ है 15%, तो ये कौन सी कंपनी करनी पड़ेगी जिससे मेरे को 15% देना पड़े। तो गवर्नमेंट ने ना जो नई नई कंपनीज को सेटअप करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, उनका मोटिव बनाने के लिए कि यहाँ इंडिया के अंदर भी कंपनी सेटअप हो जाए, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि अगर कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, वो अगर मार्केट में आ रही है और 31 मार्च 2024 से अपने आप को जो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग डेट हो जानी चाहिए उसकी, और जो जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी है ना वो सारी की सारी नई होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप ओल्ड बिल्डिंग को रिनोवेशन करवाने स्टार्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी चीज करेंगे, जो भी इक्विपमेंट आप यूज करेंगे, सब कुछ नया होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड हैंड मशीनरीज आपकी 20% तक अलाउड है, बट ये नहीं है कि पूरी आप जैसे कि आप पुरानी मशीन को यूज करेंगे, नहीं, अलाउड ही नहीं है आपको। समझ पा रहे। तो टर्म एंड कंडीशंस है अगर आपको 15% का डिडक्शन रेट लेना है तो। कहते हैं अच्छा ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा फॉरेन कंपनी के लिए मैम, फॉरेन कंपनी अगर हमारी इंडिया के अंदर कंपनी है और फॉरेन कंपनी है वो कमा रही है तो उसके ऊपर 40% चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इनका समझ लीजिए सरचार्ज में, जैसे इंडिविजुअल के साथ सरचार्ज था ना, अभी मैंने समझाया आपको इस पेज के अंदर इंडिविजुअल के साथ सरचार्ज था ना, सेम इस तरीके से कंपनी के साथ भी सरचार्ज है। मैम इसका सरचार्ज क्या रेट बनेगा, पहले तो देखो रेट जो मैंने आपको कंपनी के लिए बताया कि जो 115 बी 115 बी डबल ए आई थिंक ए था, हाँ ए
115 बी ए बी, इसके लिए 25% है, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, इसके लिए 22% है, कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाली, कोई एग्जम्पशंस नहीं मिलने वाली। 15% दैट मीन्स आपने नया जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बनानी होगी, नया प्लांट एंड मशीनरी, नई बिल्डिंग, सब कुछ इक्विपमेंट आपको यूज करना होगा। इवन चाहे आपकी इनकम 400 करोड़ से एक्सीड करे कम करे डजेंट मैटर। एक था आपकी 400 करोड़ से इनकम क्या नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप उससे कम ही रहेंगे तो आपके ऊपर 25% है, ठीक है। समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं? दो तरह की इनकम हो गई है। अगर आपकी फॉरेन कंपनी है, अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो उसके ऊपर 40% आ रही है। तो क्या आपको ये बाइफर्गेशन समझ में आया, क्लियर आ रहा है समझ में? कहते हैं अच्छा मैम इनके ऊपर सरचार्ज क्या लगेगा? सरचार्ज बच्चे इनके ऊपर लगेगा, आपको मैं पीडीएफ से समझाती हूँ। सरचार्ज की रेट देख लीजिए, पार्टनरशिप के ऊपर मैंने बता ही दिया था आपको 30% लगता है, ठीक है, और लोकल अथॉरिटी के ऊपर भी 30% लगता है। डोमेस्टिक कंपनी नॉर्मल 30% है, जो मैंने अभी आपको रेट बताई है, 25%, 22% और 15%, ये स्पेशल केस में है, ठीक है। फॉरेन कंपनी के ऊपर 40% है। कहते हैं अच्छा सरचार्ज की रेट क्या है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि 12% लगेगा अगर आपकी इनकम जो है फर्म हुई, एलएलपी हुई या फिर लोकल अथॉरिटी, तीनों में से कोई भी है। ध्यान से सुना, फर्म है, एलएलपी है या फिर लोकल अथॉरिटी है, इनकी इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा हुई तो गवर्नमेंट कहती है इतना ज्यादा कमा रहे हो तो उसके ऊपर आपको 12%, आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 30% को एलिवेट करने के बाद उस टैक्स के ऊपर आपको दोबारा से टैक्स देना पड़ेगा 12% का। कहते हैं अच्छा, और फिर उसके बाद 4%, देखो हेल्थ एंड एजुकेशन से सब पे लग रहा है, सेम लग रहा है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर आ जाती है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में कहते हैं कि अगर इनकम आपकी 1 करोड़ रुपए तक की है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक से कोई टैक्स नहीं देना सरचार्ज का। अगर 1 करोड़ से ऊपर गई, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ गई तो आपको 7% सरचार्ज देना है, और 10 करोड़ से ऊपर गई तो आपको 12% देना है। कहते ओके, तो मतलब ये है कि 1 करोड़ रुपए तक हमें कोई सरचार्ज नहीं देना? कहते नहीं देना, 1 करोड़ से ऊपर जाते ही तो ये 7% हो जाएगा, 12% हो जाएगा, ठीक है। अगर मैम फॉरेन कंपनी हुई तो फॉरेन कंपनी में भी यही है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच में आ गई तो 2%, और 10 करोड़ से अबोव है तो 5%। बस रेट का डिफरेंस है, लिमिट आपकी मोस्ट ऑफ सेम। समझ में आया, क्लियर समझ में आया? ओके चलो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज द रिबेट अंडर सेक्शन 80A। देखो रिबेट क्या है ये आपने देखा भी होगा, मैंने आपको बताया कि रिबेट क्या है, यहाँ पे आती है टैक्स लायबिलिटी मैंने कैलकुलेट कर दी ना, इसके बाद आती है कि छूट लेने के लिए ये कह रहे हैं कि रिबेट क्या है, एक तरीके से छूट है जो कि टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए होती है। मैम ये छूट सबको मिलेगी? कहते नहीं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम जब इसको छूट देनी है तो इतना टैक्स लायबिलिटी बनाते क्यों है? आ रहा है नहीं आ रहा? मेरे दिमाग में तो बड़ा आता था कि जब इनको टैक्स लायबिलिटी देनी होती थी तो इनको ये जो रिबेट दे रहे हैं, एग्जम्पशंस दे रहे हैं, डिडक्शंस दे रहे हैं, ये देने की जरूरत क्या है? जब इनकी टैक्स लायबिलिटी कम कर दो, रेट को कम कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, नहीं होगी ना। क्यों दे रहे हैं? इन्होंने बोला कि एक दायरा, एक लिमिट होगी, एक एग्जम्पशन की लिमिट है, जैसे कि 4 लाख न्यू रिजीम की है और 2.5 लाख नॉर्मल सिटीजन की है, सीनियर सिटीजन की आपकी 3 लाख रुपए है, और जो सुपर सीनियर है उसकी तो 5 लाख है या नहीं है? कह रहे कि अगर इस लिमिट को आप क्रॉस करोगे ना तब आपको कोई भी तरह का फायदा नहीं मिलने वाला, इस दायरे में रहोगे तब आपको फायदा मिलेगा। सेम इस तरीके से रिबेट में है, कहते हैं कि यहाँ पे ना 3 कंडीशन अप्लाई होती है, ध्यान से सुना इन तीनों कंडीशन को। पहली ही कहती है कि आप रेजिडेंट होने चाहिए भारत के, जिसकी भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत से आपका कोई रिलेशन होना चाहिए। कहते अच्छा अगर रिलेशन नहीं हुआ तो? कहते कोई रिबेट नहीं मिलेगी, दूर दूर से जाओ तुम लोग। कहते अच्छा, और दूसरा इसमें भी देखो 2 रिजीम है, जैसे मैंने बताया आपको, एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। आने वाले बच्चे जब हम पढ़ेंगे ना, जो 2026 के सेशन के जो बच्चे होंगे उनके लिए इनकम टैक्स थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत कम कर दी गई है। जैसे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, 2 ईयर को हम कैलकुलेट करते हैं, अब आने वाले टाइम में सीधा टैक्स ईयर होगा, है ना। रिबेट सीधी एक ही होने वाली है। अब जैसे रिजीम 2 है तो रिबेट भी 2 तरह की होंगी।
ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास दो तरीके की रिजीम है, ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला 3 कंडीशन याद रखनी है ओल्ड रिजीम के लिए। ध्यान से सुनना, ओल्ड रिजीम के लिए जस्ट आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। पहली क्या है, पहली तो वो क्या होना चाहिए, भारत का रेजिडेंट होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। दूसरा, उसकी इनकम 5 लाख रुपए से तक होनी चाहिए और उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा हुई तो उसको रिबेट नहीं मिलेगी। और अगर मैम ये कहा कि मैंने रेजिडेंट भी हूं, मेरी इनकम 5 लाख से कम भी है, तो कहते हैं कि आपको 12,500 रुपए का 12,500 रुपए की छूट मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। कहते बस, हाँ बस इतना सही था, पढ़ो इसको। रिबेट मीन्स द रिडक्शन फ्रॉम योर टैक्स लायबिलिटी। टोटल जो टैक्स लायबिलिटी है ना आपकी, उसको कम करने के बारे में बात की जा रही है, नॉट योर इनकम, आपकी इनकम को नहीं, टैक्स लायबिलिटी को कम करने के बारे में बात की जा रही है। अब देखो मैंने क्या बोला, टैक्स को कैलकुलेट करने के बाद फिर रिबेट दी जाती है ना। समझ पा रहे नहीं पा रहे, क्या लिखा हुआ है कि इफ योर टोटल इनकम इज विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट यू गेट अ रिबेट ऑफ ₹12,500। ओल्ड रिजिम के बारे में बात की जा रही है, ध्यान से समझ लेना इस बात को, ये ओल्ड रिजिम की है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप रेजिडेंट होने चाहिए, आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो उस टाइम आपकी टोटल जो टैक्स लायबिलिटी है कम हो जाएगी, कितने से, 12,500 रुपए तक की। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी इनकम, मैंने कहा कि आपकी इनकम टोटल इनकम 4,90,000 है, क्या ये पहली बात बताओ कि 5 लाख से कम है, कहते हैं हाँ जी पहली कम हुई। मैंने कहा ये रेजिडेंट भी है, दूसरी भी हुई, तो मैं इसके ऊपर 4,90,000 के ऊपर ना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगी। कहते हैं अच्छा, मैंने कैलकुलेट करी, कैलकुलेट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12,000 रुपए आ गया मेरी टैक्स लायबिलिटी, तो मुझे मैक्सिमम छूट कितनी मिल सकती थी, 12,500 रुपए। क्या लिखा हो, विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी लोअर होगा 12,000 रुपए आपको छूट मिल जाएगी, और जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी 12,000, उसमें से 12,000 माइनस कर देंगे, कुछ भी नहीं देना, दैट्स इट। समझ में आया नहीं आया। अब ये टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है ये आप अप्लाई कर करके देखना। ठीक है, ये जो रेट मैंने आपको बताई है ओल्ड रिजिम के हिसाब से किए इन्होंने। ठीक है, ओके। अगर मैंने कहा कि मेरी इनकम 5,20,000 रुपए होगी है, क्या रिबेट मिलेगी ओल्ड रिजिम में, कहते बिल्कुल नहीं मिलेगी, चाहे आप रेजिडेंट क्यों ना हो। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला था कि आप रेजिडेंट होने के साथ साथ आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, या फिर 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। समझ में आया। यहाँ पे बन रही है टैक्स लायबिलिटी 13,500, कहते बनने दो, आपको पूरी की पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी 13,500 की। कहते अच्छा, तो मेन बात यही है, 3 बात कि आप रेजिडेंट होने चाहिए, दूसरा आपकी 5 लाख से कम होनी चाहिए या फिर 5 लाख तक होनी चाहिए, तीसरा मैक्सिमम अमाउंट की डिडक्शन इतनी मिल सकती है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती है तो आपको कम मिल जाएगी, इसके आपकी फिर कोई भी टैक्स लायबिलिटी बनने वाली है ही नहीं, है ना। अच्छा, न्यू रिजिम के हिसाब से क्या होगा मैम, न्यू रिजिम का पहले सेक्शन बताओ जल्दी से फटाफट। 115 BAC। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अगर आपको रिबेट लेनी है ना अंडर सेक्शन 87A, उनके लिए भी प्रोविजंस हैं। पहली बात वही सेम एज इट इज कि आप रेजिडेंट होने चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। अच्छा जी, इंडिविजुअल को मिलती है, और ये बोला गया है कि आपकी जो टोटल इनकम है ना वो 7 लाख रुपए या फिर 7 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा ये है कि इसके अंदर आपको 25,000 रुपए तक की रिबेट मिलेगी। जैसे कि ऊपर क्या था, दोनों में बायफर्केट करूं तो ऊपर देखो रेजिडेंट तो था ही पर्सन, यहाँ पे भी रेजिडेंट है, यहाँ पे 5 लाख था, यहाँ पे 7 लाख था। जैसे 5 लाख की लिमिट है, यहाँ पे 12,500 थी, यहाँ पे 7 लाख है तो थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो यहाँ पे 25,000 रुपए आपको रिबेट मिल जाएगी। दैट्स इट। समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चंस करेंगे तब करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना एक सब पार्ट आता है रिबेट का, कि 7 लाख से लेकर 7,27,700 के बीच में है, तो आपको कुछ लेवल तक की रिबेट मिलेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं अब इसको डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल का हो जाएगा, इसको आप स्किप कर सकते हो आपके नोट्स में सीधे। ठीक है, लिखा वैसे इसलिए है कि अगर किसी की बुक में है तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ इसका। 6,80,000 है, 7 लाख से कम है, दैट मीन 25,000 की रिबेट मुझे मिल सकती है। मैंने कैलकुलेट किया, 6,80,000 के ऊपर टैक्स लायबिलिटी 23,400 आया। अच्छा, मैंने कहा मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, 23,400 बनती है, कितनी रिबेट मिल सकती है, मैक्सिमम 25,000, विच एवर इज लोअर दिस वन, आपकी पूरी टैक्स लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो फाइनल टैक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मेरी इनकम मेरी 8 लाख है, मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई, 54,600, कहते हैं कि लो 25,000 का रिबेट ले लो, अरे नहीं लेनी भाई, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला 7 लाख तक की लिमिट होनी चाहिए, और एक दूसरा क्राइटेरिया क्या बताया, 7,27,770।
ठीक है। उसके अंदर ये बोला गया है कि जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम है 5,000 रुपये, ये आपको एज ए टैक्स लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, बाकी आप उसको छूट मिल सकती है आपकी। ठीक है, अच्छा समझ में आया। कंसेप्ट ऑफ द मार्जिनल रिलीफ भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, बाकी अगर कुछ टॉपिक डिस्कशन में रहता है जैसे कि डाउट रहता है इसमें, हम नेक्स्ट लेक्चर की जो वीडियो आने वाली है ना इसी के ऊपर एग्जाम्पशंस के ऊपर उनके अंदर डिस्कस कर लेंगे। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कि एक छोटी सी अमाउंट के कारण, 5 लाख रुपए के कारण आपकी इनकम बढ़ रही है बट टैक्स लायबिलिटी उससे ज्यादा बढ़ रही है, तो जो टैक्स पेयर है ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो गए और वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि मैं कम से कम 50 लाख ही कमा लूं या उससे कम कमा लूं, कम से कम 2 से 3 लाख के बीच में मुझे टैक्स देना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा, बस मैं कमा 5 लाख रहूं। तो ये गवर्नमेंट ने कहा कि आप इतने स्ट्रेस मत लीजिए, हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते ना, सेम इस तरीके से सारे टैक्स पेयर एक जैसे नहीं होते, तो कुछ कुछ टैक्स पेयर ये इसको अडोप्ट कर सकते हैं। मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या है, ये इंश्योर किया जाता है इफ योर इनकम जस्ट क्रॉस द टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, मीन्स की थोड़ी बहुत कंप्लीट क्रॉस की, जैसे कि 50 लाख है, ठीक है, 50 लाख मान लीजिए 500 रुपए हो गया, 500 की बजाय 500 के कारण आपको हैवी टैक्स पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ेगी, सरचार्ज भी लगेगा, हेल्थ एंड एसेस भी लगेगा। समझ पा रहे नहीं पा रहे? ठीक है, तो यहाँ पर यू डू नॉट एंड अप द पेइंग द मोर टैक्स देन द एक्चुअल टैक्स इनकम अर्न। एग्जाम्पल लेती हूँ फिर समझ में आएगा। मैंने कहा कि ओल्ड रिजिम के हिसाब से मेरी इनकम 50 लाख थी, ठीक है, और 50 लाख से के हिसाब से मेरे को जो टैक्स बना था ना 13,12,500 बना था। कहते अच्छा, एक पर्सन बी है, उसकी इनकम 50,100,000 है, इसकी 100 रुपए ज्यादा है, जस्ट 100 रुपए ज्यादा है। कहते अच्छा, इसकी इनकम बन गई भाई 13,12,544 रुपए। कहते अच्छा जी, कहते 44 रुपए तो बड़े, मैं क्या रुको भाई, इसको तो सरचार्ज देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरचार्ज में मैंने क्या बोला था 50 लाख से ऊपर जाते ही 10% देना है जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर 10% सरचार्ज भी अप्लाई होगा, और जो कि करीब करीब इनको ऐड करने के बाद मेरे पास जो ये अमाउंट दिखा रखा है 14,43,798 रुपए हो गया, है ना। अब इसके ऊपर तो सरचार्ज नहीं लगा, इसके ऊपर 10% सरचार्ज लग गया, है ना, जो कि 1,31,54 समथिंग इतना अप्रोक्स अमाउंट आने वाला है। ठीक है, तो इसकी वजह से सरचार्ज लग गया 100 रुपए की वजह से। कहते हाँ जी बन गया। अब ये देखो 100 रुपए मैंने एक्स्ट्रा कमाए, इसको इस अमाउंट को और इस अमाउंट को मैं कंपेयर करूं तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितनी एक्स्ट्रा बन रही है, 100 रुपए की वजह से मुझे 1,31,000 रुपए देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो सरकार ने पता क्या बोला कि आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलेगा। कहते भाई कैसे मिलेगा, हाउ, कैसे वर्क करेगा ये। कहते आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो ड्यू जो सरचार्ज किया है ना, कांट बी मोर देन द एक्स्ट्रा इनकम ओवर द 50 लाख। जैसे देखो मैंने कहा कि ना मेरे इनकम कितनी थी, 100 रुपए थी। कहते हाँ जी, एक्स्ट्रा टैक्स जो 100 रुपए के ऊपर लगना चाहिए था आपने तो पूरी के ऊपर लगा दिया। कहते हाँ जी लगा दिया। तो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा इनकम 100 रुपए की हुई। कहते हाँ जी हुई। तो एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी भी 100 रुपए या फिर 100 रुपए से कम हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये नहीं है कि आपने 100 रुपए ज्यादा कमाया आपको 1,31,254 रुपए टैक्स ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जो बाकी का जो अमाउंट है वो खत्म कर देंगे, केवल आपकी टैक्स लायबिलिटी उस अमाउंट के या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। अब मैंने कहा कि मेरी इनकम, इनकी इनकम कितनी बन रही थी 13,12,600 बन रही थी। कहते 100 रुपए ज्यादा कमाए, कहते हाँ जी, तो 13,12,600 रुपए यहाँ जोड़ दो, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। समझ में आया? तो इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि टैक्स पेबल आफ्टर द सरचार्ज माइनस करेंगे थ्रेशोल्ड जो इनकम, सरचार्ज के बाद जितनी इनकम लगा रही है और जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो मेरे पास थी, ये जो थी मेरे पास, इसको मैंने माइनस किया, मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट पता लगा जो कि बहुत ज्यादा है। फिर मैंने इसको कंपेयर किया मेरी इनकम के साथ, क्या मेरी इनकम उसके बराबर है या नहीं है। कहते बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे कि जो एक्स्ट्रा टैक्स है ना शुड ऑल्सो भी इतना ही होना चाहिए, जितना आपका इनकम है उसके हिसाब से आपकी एक्स्ट्रा टैक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि आपसे आग बंद करके कुछ भी ले रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया? चलो, वैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है
फोर्थ पार्ट हमारा हो चुका है, बहुत इंटरेस्टेड था, थोड़ा सा लंबा था, टेक्निकल था, ये लर्निंग पॉइंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट में हम करेंगे एग्जाम्पशंस टू द जनरल रूल, जो कि अभी तक हम करते आ रहे थे। जो मैं कहते हैं ना प्रीवियस ईयर में इस साल कमाएंगे, पीछे कमाएंगे, कब टैक्स लगेगा, वो इसके अंदर आ जाती है। और ये काफी सालों से लगातार आ रहा है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साथ साथ बता दिए हैं, तो इसको नोट आउट करते रहना। एंड ये लास्ट पार्ट रहने वाला है, फिफ्थ पार्ट, देन उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश इनकम टैक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है।